वर्क पर एनर्जी का तीसरा लेक्चर है। देखिए इधर, आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। द एनर्जी possessed by virtue of position of a body is called its potential energy। तो इसमें भी दो अपने सिलेबस में है, जो कि पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी the energy due to position of body above from the ground। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना ऊपर है, वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर्मूला होता है U इक्वल टू mgh। एनर्जी है तो ऐसा यूनिट जूल होएगी। CGS यूनिट होती है अर्ग्स। लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है h हाइट ऊपर है ग्राउंड से। इसको ग्राउंड मान लेते हैं। इसको A पॉइंट कंसिडर करो, इसको B। ऑब्जेक्ट की हाइट है वो h फ्रॉम ग्राउंड। लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट of mass m is placed at height h from the surface of earth या from ground। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इनिशियली तो ये कहाँ पे है? ए पे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको W ही लिखते हैं। वर्क कितना वर्क करना पड़ेगा इसको A से लेके B तक जाने में? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बॉडी का वेट होएगा। फोर्स किसके इक्वल होएगा? बॉडी के वेट के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट की जगह कितनी है? h। पर हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? A पे निकाल रहे हैं। तो A पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो
ए ग्राउंड लेवल पे ही है तो इनिशियल एनर्जी इसकी आ गई 0। सो इनिशियल एनर्जी 0। अब हमने इसको यहां से पिक किया और बी पे लेके गए, तो एट पॉइंट बी, एट बी फाइनल एनर्जी, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो वही रहेगा mg, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, तो जो फाइनल एनर्जी आई हमारे पास वो आई mgh। फाइनल, इनिशियल नहीं, फाइनल है। तो जो फाइनल एनर्जी आई है हमारे पास वो आई है ये, दिस इज यू फाइनल। कितना वर्क करना पड़ा होगा इसको करने में, मतलब ए पॉइंट से लेके बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क होएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी। इनिशियल पहले, अगर मैंने माइनस ऑफ वर्क डन किया तो इनिशियल पहले, नहीं तो फाइनल पहले। फाइनल माइनस इनिशियल, ये लिख लूँ या फिर ये लिख लूँ, चेंज इन एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन, एक ही बात है। तो वर्क का फॉर्मूला mgh, इनिशियल थी 0, तो कितना काम करना पड़ेगा mgh। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का रिलेशन भी याद रखेंगे और फॉर्मूला भी। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे हमने स्प्रिंग को ऐसे रखा और इसको हमने स्ट्रेच किया एफ फोर्स से। तो जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स एफ लगाया, स्मॉल एफ, तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होने लग जाएगा जो कि इसको वापस इसकी पोजीशन पे लाएगा। तो हमने जैसे इसको अप्लाई किया फोर्स एफ, तो लेट सपोज कि ये ऐसे स्ट्रेच होगी और यहां पहुंच गई। अभी फोर्स जो है स्टिल लगा हुआ है, ये इसकी मेन पोजीशन थी। तो हमने इसको कितना स्ट्रेच किया, एक्स। यहां तक हमने इसको स्ट्रेच किया। सो डेफिनेशन लिख सकते हैं, दी एनर्जी stored by a spring on extension or compression
ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को आप एक्सपैंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो तो इसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको बोला जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा, जो इसको वापस मीन पोजीशन पे लेके आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन के। इस केस में एक्सटेंशन हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, ये एफ। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। के को फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है, वेयर के इक्वल टू एफ बाई एक्स, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। इस माइनस साइन का मतलब है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट restoring force जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अप्लाइड के क्या अपोजिट है, यानी किस तरफ है, मीन की तरफ है, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे लगना स्टार्ट हो गया, स्प्रिंग इतनी एक्सटेंड हुई, फर्दर हमने उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाया। ये उसकी मीन पोजीशन थी, ये एक्स था, फर्दर हमने उसको थोड़ा सा और खींचा, जिसको मैंने यहाँ पे लेट कर लिया dx, फर्दर और एक्सपेंड किया इसको dx तक। तो लेट dw बी स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस या स्ट्रेच अगेंस्ट restoring force। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किधर को लग रहा होगा, मीन की तरफ। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, रिस्टोरिंग के अगेंस्ट का ये माइनस है। एफ की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस के एक्स। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट ले लेते हैं x1 से x2 तक। तो w इक्वल टू आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू, x1 से x2 तक इसको लिमिट पुट कर देते हैं, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो वर्क डन हमारे पास ये आ गया, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि इनिशियली तो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया नहीं था, तो इनिशियल एनर्जी 0 होगी।
इनिशियली तो x 0 है ना, इनिशियली x जो है 0 है, तो इनिशियल 0 है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल। वर्क आ गया हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो 0 है। हेंस u फाइनल हमारे पास आ गया, फाइनली u जो है इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अगर x1 0 है और x2 x है तो u आ जाएगा हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी हमने इसको 0 से x तक अगर स्ट्रेच किया तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ग्राफिकली समझें तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है F इक्वल टू माइनस के एक्स, वो ऐसे लगेगा। ग्राफ जो है वो फोर्स और x के बीच में है अभी, तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, F इक्वल टू माइनस के एक्स स्ट्रेट लाइन। तो जो ये एरिया होएगा यहाँ तक का, जो ये एरिया होएगा यहाँ तक का, इस एरिया के इक्वल होगी ये पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ये एरिया होएगा, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, ये जो एरिया होएगा यही की एरिया जो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होएगी। अगर हम एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाएं तो मीन पोजीशन पे एट मीन जहां पे स्ट्रेच नहीं किया है, एक्स जो है वो 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू एक्सटेंशन एक्स होएगी, तो दिस इम्प्लाइज वहाँ पे u कितना होएगा, u होएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एनर्जी और x का ग्राफ बनाएं तो u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो शेप बनेगी वो पैराबोलिक शेप बनेगी। e और x के बीच में ग्राफ है ये, u या u और x समझ सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको पैराबोलिक। अच्छा, मीन पोजीशन भी मैं दो कंसिडर करूंगा, एक राइट साइड वाली, सॉरी एक्सट्रीम बीच वाली को बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर हमने एक्सपैंड किया, कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग का इधर होएगा एक्सट्रीम पोजीशन। इन पॉइंट्स को ए बी नाम देते हैं। ये राइट साइड वाला एक्सट्रीम जहां तक आपने स्ट्रेच किया, ये मीन, और ये लेफ्ट साइड वाला, तो पैराबोलिक शेप बनेगी। बी तक ऐसी पैराबोलिक शेप बनेगी। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है टोटल एनर्जी। अब होता क्या है, इसको हम वैसे लास्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्प्रिंग को जैसे ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स लगने का मतलब ये है कि वो उसको किस तरफ लेके आएगा। मान लो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सटेंशन हुई, इतना एक्सपैंड किया आपने इसको, तो मीन पोजीशन जब ये इस एफ को हमने रिमूव किया, मान लो ये है अप्लाइड फोर्स,
तो अगर मैंने अप्लाइड फोर्स रिमूव किया तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच मीन पोजीशन पे आके रुकेगी थोड़ी ना। वो अगर एक्स एक्सपैंड हुई है, अगर वो एक्स एक्सपैंड हुई है तो एक्स कंप्रेस भी होएगी। अगर वो एक्स एक्सपैंड हुई है तो एक्स क्या होएगी, कंप्रेस भी होएगी जब फोर्स को छोड़ेंगे। ठीक है, मीन पे जाके रेस्ट पे थोड़ी ना आएगी। तो मीन के उधर भी उतना ही चल रही है और इधर भी इतना ही चल रही है, ऐसे मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन सुना होगा, तो टू एंड फ्रो मोशन है ये। तो टू एंड फ्रो मोशन में भी ऐसा ही ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने ये ऐसा ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में ग्राफ है ये, एनर्जी और एक्स के बीच में। कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक पाथ है। तो इसे जो ऊपर वाली लाइन है ये है इसकी टोटल एनर्जी, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी से वापस आएगा। ठीक है, मतलब कि जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है, कितनी हुई है यहाँ पे बी पे, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे हटा दिया जाए तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब स्प्रिंग उस तेजी से क्या आएगी, मीन की तरफ आएगी, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगी और ऐसे ही फर्दर ये मोशन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का भी इसमें ऐड करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। जो वाइट वाला है वो काइनेटिक एनर्जी का है और जो येलो वाला है वो पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। नेक्स्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is called its mechanical energy। इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो ई से डिनोट करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ई इक्वल टू के प्लस यू, यू इक्वल टू टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व्ड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं अभी फिलहाल सिर्फ अगर पोटेंशियल को कंसिडर करें तो हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, एम जी एच। कंजर्वेशन का मतलब है टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एफ एक्सटर्नल 0, the total mechanical energy of a system is equal to remains constant, मतलब कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, यानी ई रहता है कांस्टेंट, मतलब कि के प्लस यू भी होएगा कांस्टेंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसको और ऐसे भी समझा जा सकता है
कि मान लो डेल के जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। डेल के जो है वो इंडिविजुअली तो चेंज हो सकती है, ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली चेंज नहीं हो सकती, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर जब मैं दोनों का सम करूंगा, डेल के प्लस डेल यू, वो सम जो है दोनों का चेंज जीरो होएगा। मतलब डेल कॉमन ले लूं तो k प्लस यू जीरो, तो किसी का चेंज जीरो है, मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। हाँ, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। The work done by conservative forces, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनका वर्क डन, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस does not depend upon path followed by particle या body, path followed by body, but depends upon initial and final position, initial and final position। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो हम दो तीन केस से समझ लेते हैं कि कैसे। लेट्स सपोज केस वन, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ए पॉइंट से पिक करना है और बी तक लेके जाना है, और ये हाइट है h, यह है ग्राउंड। तो मुझे अभी जो इसमें फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन बॉडी, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो उसका वेट होएगा mg के इक्वल। अब मुझे वर्क डन करना है ए टू बी, मुझे वर्क डन करना है ए टू बी, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है h, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा mgh, कितना काम करना पड़ेगा। अगला केस मान लेते हैं, हम हम जो इसका पाथ चेंज करेंगे, पॉइंट वही रखेंगे। अब मैं इसको ऐसे लेके जाता हूं, जाना ए से बी ही है, हाइट भी सेम ले लेता हूं h ही है, बट अब बॉडी को मुझे ऐसे लेके जाना है, इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाना है ऐसे।
तो ये जो ए बी सी ये वाला पोर्शन है इसको मैंने मान लिया है एस डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स ऊपर को है, तो अब फोर्स जो है वो बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर ले जाने के लिए, वेट के इक्वल एम जी या मास इनटू एक्सीलरेशन। याद करो इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन क्या लिया था, जब बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे होती है तो उसका एम जी ये वाला कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा और ये वाला होता है एम जी कॉस थीटा। तो बॉडी को किस एक्सीलरेशन से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं एम जी साइन थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर, एम जी साइन थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम जी साइन थीटा तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट एस है, ए से लेके बी से लेके सी तक मैंने एस माना है। अब इस ये थीटा है तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एच बाई एस। तो साइन थीटा की जगह हम एच बाई एस पुट कर देंगे। तो पुट साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एस। तो वर्क डन आ गया हमारे पास एम जी एच बाई एस और बाहर वाला एस, एस से एस कट जाएगा। अगेन प्रूफ हो गया कि ये वाला वर्क डन भी क्या आया, एम जी एच ही आया। दिस इम्प्लाइज W2 जो आया वो भी क्या आया, एम जी एच। हमने क्या किया इस केस में, पाथ चेंज कर दिया। पहले स्ट्रेट लाइन में लेके गए थे, अब इंक्लाइन में लेके गए, तब भी वर्क डन क्या आया, सेम ही आया। तो दो अलग अलग केस में ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, सिर्फ किस पे कर रहा है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल फाइनल मैंने सेम ही रखे हैं, ए बी और हाइट एच, तो वर्क डन सेम आ रहा है। इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कर रहा है। पाथ जैसा मर्जी हो, पाथ एक और चेंज करके देख लो तब भी इतना ही आएगा। केस 3, अब मान लेते हैं हम इसको ऐसे स्टेप वाइज लेके चलते हैं, एक स्टेप फिर x में फिर y में फिर x में फिर y में फिर x y x, ऐसा कुछ। और ये पॉइंट सेम रखते हैं, a और b पॉइंट सेम रखते हैं और ये है h। मान लिया मैंने ऐसे ऐसे कितने स्टेप्स हैं, n स्टेप्स है। तो ये y और ये x, ये y और ये x, ये y उल्टा लिख रहा हूँ, ये y ये वाला x, फिर ये y ये वाला x, फिर ये वाला y ये वाला x, ये वाला y, ऐसे ऐसे मैंने n स्टेप लेट कर लिए। लेट n टाइम्स y करूंगा तो टोटल h आ जाएगा, y y y y कितने स्टेप्स है, n स्टेप्स है, ईच स्टेप की हाइट कितनी है, y y y। अब मैं किसी बॉक्स को ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को इन स्टेप्स के थ्रू लेके जा रहा हूँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स, तो जिस चीज़ को मैंने पिक करना है, यहाँ से जिस बॉक्स को मैंने उठाना है उस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, एम जी। तो फोर्स जो है वो एम जी के इक्वल ही है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दो हो रही है, एक्स में भी और वाई में भी। तो मैं लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई में। डिस्प्लेसमेंट दो हैं, एक्स भी है और वाई भी है। चाहो तो dx नहीं लिखना है, x लिख लो। तो फोर्स लग रहा है y में, डिस्प्लेसमेंट है x, प्लस फोर्स लग रहा है y में, डिस्प्लेसमेंट है y। फोर्स कितना लग रहा है m, अब ध्यान से देखो y और x, जैसे mg डाउनवर्ड है और x कैसे है, हॉरिजॉन्टल है। mg कैसे है, ऐसे, और x कैसे है, ऐसे। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90। और ऐसे ऐसे कितने स्टेप्स हैं, n। तो हमने अब इसको सॉल्व किया, n टाइम्स इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90। तो मैंने लिख दिया एफ वाई इंटू एक्स, डॉट प्रोडक्ट को खोलने का तरीका, cos 90 प्लस एफ वाई। अब जो
स्टेप ऐसे है, वर्टिकली है, वाई, फोर्स भी वाई में है और स्टेप भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वाई में। देखो ना, ये वाली डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सेस है कि नहीं है, और फोर्स भी क्या लग रहा है, अलोंग वाई एक्सेस। तो सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। वाई के साथ 0 एंगल बन रहा है और एक्स के साथ 90। डॉट प्रोडक्ट को खोलने का तरीका होता है ए बी कॉस थीटा, जैसे ए डॉट भी होता है। एन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कितने स्टेप्स हैं, एन है। अब इस एन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 0 हो गया। एफ वाई कितना था, एम जी के इक्वल, तो मैंने इस एन को मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी इंटू एन वाई, यही बचेगा। रीज़न देखो क्या, कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, ये 1 हो गया। एन मल्टीप्लाई, और एन वाई किसके इक्वल था, एच के। तो फर्दर अगेन जो है वर्क डन क्या आया, एम जी एच आया। तीनों केस में हमने प्रूफ कर दिया कि अलग अलग पाथ पे भी वर्क डन सेम आ रहा है। इसका मतलब वर्क डन सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। तो जो ये वर्क कर रहा है, अभी कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, एम जी। एम जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां से एक चीज और प्रूफ होगी है, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। और नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कस पानी में लगने वाला फ्रिक्शन ही है, तो इसको हम सिंपल डिफाइन कर देंगे। the work done by non-conservative forces depends on path followed but not depend upon initial and final point, initial and final पोजीशन। एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, पाथ पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस है कि रफ है, फ्रिक्शनल फोर्स। एक और फोर्स होता है विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं इसको। विस्कस फोर्स पानी में लगने वाला फ्रिक्शन जैसा ही फोर्स है। तो ऐसे में अगर ए से बी जाना है, एक पाथ ये हो गया, फर्स्ट एक पाथ ये हो गया, सेकंड एक पाथ ये हो गया, थर्ड। तो तीनों का वर्क डन अलग अलग आएगा। फर्स्ट का वर्क डन सेकंड के इक्वल नहीं होएगा और सेकंड का वर्क डन थर्ड के इक्वल नहीं होएगा। डज नॉट इक्वल टू W2, डज नॉट इक्वल टू W3। अगर ये अभी ये वर्क डन है, ये जो मैंने बनाया है, ये कैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे लेट्स सपोज फ्रिक्शन है। तो ये तीनों वर्क डन अगर इक्वल नहीं है तो फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे।